गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स हमारा वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें ग्रीक में पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मैरोस का मतलब होता है पार्ट्स, यानी जिसके बहुत सारे पार्ट हों उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीमर्स। तो पॉलीमर्स होते क्या हैं? ये हाई मोलिकुलर मास सब्सटेंस होते हैं जिसमें हर एक मोलिक्यूल के पास बहुत मतलब लार्ज नंबर ऑफ सिंपल स्ट्रक्चरल यूनिट जॉइंड होते हैं एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड में और एक रेगुलर फैशन में, यानी कि मतलब जो रहेगा एक मतलब एक ही स्ट्रक्चरल यूनिट होगी जो बार बार रिपीट होती रहेगी, तब जाके आपको क्या मिलेगा? हमारा पॉलीमर। तो पॉलीमर में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारा मोनोमर। तो मोनोमर क्या होता है कि मोनोमर होता है हमारा सिंपल मॉलिक्यूल होता है जिसमें से हम रिपीटिंग यूनिट को डेराइव करते हैं, यानी कि वो रिपीटिंग यूनिट जब बार बार रिपीट होगी तब जाके आपको क्या मिलेगा? हमारा पॉलीमर मिलेगा। और उसके बाद जो प्रोसेस होता है जिसमें एक सिंपल मॉलिक्यूल यानी कि जिसको हम मोनोमर बोलते हैं वो कन्वर्ट होता है कि इसमें पॉलीमर में, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो जो हमारे पॉलीमर होते हैं ये हमारे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसकी बैकबोन है, यानी कि इसमें हर एक वॉक ऑफ लाइफ में हमें पॉलीमर देखने को मिल जाते हैं। हम किचन से शुरुआत करें तो हमारे जो हाउस होल्ड यूटेंसिल्स होते हैं, हमारे जो कपड़े होते हैं, फर्नीचर होता है, जो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स होते हैं, इवन जो हमारा मतलब एरोप्लेन स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनमें भी क्या होते हैं? पॉलीमर होते हैं। और जो हमारा बायोकेमिकल हो गया या फिर सर्जिकल ऑपरेशन में हम जो टूल्स यूज़ करते हैं उन वहाँ से भी क्या यूज़ होते हैं? हमारे पॉलीमर होते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब टारगेट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी हो गई, उसमें हम पॉलीमर का यूज़ कर सकते हैं। और जो सर्जिकल जो ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वहाँ पे भी क्या होता है? पॉलीमर्स का यूज़ होता है। यानी कि पॉलीमर्स मतलब हमारे हर एक वॉक ऑफ लाइफ में काम आते हैं हमारे। तो एक डिबेट होती है पॉलीमर एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स के बीच में। तो मैक्रोमोलेक्यूल और पॉलीमर में डिफरेंस क्या होता है कि ये रहता है कि जितने भी पॉलीमर होते हैं वो सारे के सारे मैक्रोमोलेक्यूल होते हैं, लेकिन सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीमर नहीं होते। मैक्रोमोलेक्यूल का मतलब होता है कि जो हाई मोलिकुलर मास के मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीमर, मतलब मैक्रोमोलेक्यूल्स। उसमें जो हमारे सारे के सारे पॉलीमर क्या होते हैं उनका भी हाई मोलिकुलर मास होता है, यानी कि वो सारे तो मैक्रोमोलेक्यूल हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स पॉलीमर नहीं होते। पॉलीमर्स में क्या होता है कि हमेशा 100 से लेके 1000 तक रिपीटिंग यूनिट होती हैं, जबकि मोनोमर में रिपीटिंग यूनिट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है कि वो हमारा मैक्रोमोलेक्यूल होता है, लेकिन क्लोरोफिल हमारा पॉलीमर नहीं होता, क्योंकि क्लोरोफिल क्या है? एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसका हाई मोलिकुलर मास है, जिसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स में। जनरली क्या होता है कि हम अपने प्रोटीन्स को और न्यूक्लिक एसिड को हम मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि ये भी पॉलीमर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ये पॉलीमर नहीं होते। क्योंकि जो हमारे प्रोटीन में होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, जो प्रोटीन किससे मिलके बना होता है? हमारे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के बीच में जब हमारी अमाइड लिंकेज होती है यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड होती है, उसमें क्यों मतलब मिलके क्या बनाते हैं? वो प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन उसमें देखा था हमने कि जो हमारा हर एक अमाइनो एसिड अलग अलग होता है, क्योंकि सब में आर ग्रुप जो होता है वो हमारा डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वो स्ट्रक्चरली सिमिलर तो नहीं होते, लेकिन वो क्या होते हैं? वो केमिकली सिमिलर होते हैं, क्योंकि सब में क्या होता है? हर एक अमाइनो एसिड में आपका एक एसिडिक ग्रुप है, एक हमारा बेसिक ग्रुप है, एक हमारा आर ग्रुप है, एक हाइड्रोजन लगी हुई है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो होता है उनका उनका केमिकली वो हमारे अमाइनो एसिड सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन्स को हम सिंपल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि ये भी पॉलीमर होते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं? वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। सिमिलरली जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं, तो वो भी स्ट्रक्चरली सिमिलर तो नहीं होते लेकिन केमिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए उनको हम बोल सकते हैं कि वो पॉलीमर हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होते हैं? वो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? हमारे मैक्रोमोलिक्यूल हैं, ये पॉलीमर नहीं हैं क्योंकि इनमें रिपीटिंग यूनिट जो होती है वो सेम नहीं होती। ठीक है। अब पॉलीथीन का लेते हैं हम। पॉलीथीन में क्या है कि वो मैक्रोमोलिक्यूल भी है और हमारा पॉलीमर भी है, क्योंकि उसमें जो हमारी इथाइलिन है वो क्या होती है? हमारी रिपीटिंग यूनिट होती हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन किसका? हमारे पॉलीमर्स का।
पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पे कर सकते हैं। पहला होता है हमारा ऑन द नेचर ऑफ रिपीटिंग यूनिट। जो हमारे रिपीटिंग यूनिट हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटीन्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो उसमें हमारा पहला होता है हमारा होमोपोलीमर। होमो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि होमो मतलब सेम और पॉलीमर यानी कि हमारा पॉलीमर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ये रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो एक ही टाइप के मोनोमर से आती है। यानी कि जो हमारी रिपीटिंग यूनिट होगी वो किससे आएगी, उसमें हमारा एक ही मोनोमर होगा, वही बार बार रिपीट होके क्या देगा, हमें पॉलीमर देगा। एग्जाम्पल किसका दे रखा है हमने हमने इथाइलिन का एग्जाम्पल दिया है। इथाइलिन जब पॉलीमराइज करती है तो हमें क्या मिलता है, पॉलीथीन मिलती है। और पॉलीथीन क्या होती है हमारी, ये हमारा पॉलीमर होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि जब यहाँ इसमें देखो हमारे इथाइलिन का स्ट्रक्चर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और पॉलीमर होके उसने क्या बना लिया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये इनफाइनाइट टाइम्स n टाइम से रिपीट होगा और तब जाके हमें क्या मिलेगा, हमारी पॉलीथीन मिलेगी। लेकिन कहीं तो ये हमारी चेन एंड होगी, और जहाँ पे हमारी चेन शुरुआत हुई है और जहाँ पे हमारी चेन एंड हो रही है वहाँ पे हमारे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे हमारे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 से। तो कई बार तो क्या होता है कि हमारा पॉलीमर इतना बड़ा होता है कि जो हमारा एंड ग्रुप होते हैं, जो हमारे चेन के दोनों एंड पे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ वो शो भी नहीं कर पाते हैं। यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ मास्क हो जाती हैं हमारे बाकी पॉलीमर की वजह से। और जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब हम उनको हमें कई बार पता भी नहीं चलता कि इनमें एंड ग्रुप कौन से लगे हुए हैं। तो ये रहता है कि मतलब जो मेन हम हमारी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो रिपीटिंग यूनिट होती है, उसी से हम शो करते हैं किसको, हमारे पॉलीमर को। तो इसके अलावा होमोपोलीमर के और कौन से एग्जांपल्स हैं, पॉली प्रोपाइलिन हो गई हमारी, PVC होगी, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गई हमारी, पॉलीआइसोप्रीन हो गई, नियोप्रीन, पैन, नायलॉन 6, पॉलीब्यूटाडीन, डाइन, और हमारा टेफ्लॉन हो गया, सेलुलोज स्टार्च। ये सारे एग्जांपल हैं हमारे होमोपोलीमर में के, जहाँ पे एक ही मोनोमर बार बार रिपीट हो गया हमें क्या देता है, हमारा पॉलीमर देता है। तो सेकंड है एग्जांपल हमारा कोपोलीमर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो दो या फिर दो से ज़्यादा मोनोमर से मिलके आती है। एग्जाम्पल है नायलॉन 6 तो इसमें क्या होता है कि हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमीन होती है और हमारा एडिपिक एसिड होता है, जो कि होते हैं हमारे मोनोमर। अब ये दो क्या होते हैं कि इसमें 6 का क्या मतलब है कि दोनों में 6 का मतलब ये है कि इनमें 6 कार्बन है। देखो हेक्सामिथाइलिन डायमीन में भी 6 कार्बन है और हमारे एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन है, जहाँ पे इसमें से 4 CH2 में है और 2 कार्बन हमारे COOH ग्रुप में है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6। ठीक है, तो दोनों मिलके क्या क्या बनाते हैं, पॉलीमराइजेशन होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है हमारी अमाइड बॉन्ड का, NHCO बॉन्ड का। ठीक है, और हमारा पॉलीमर क्या बन के आता है, हमारा नाइलॉन 6 और साथ में हमारा N मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाते हैं। तो जो पहले वाले में क्या था कि सिर्फ एडिशन हुआ था, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल निकल नहीं रहा था। लेकिन सेकंड वाले में क्या होता है कि इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। एग्जाम्पल हैं इसका, और ब्यूना एस है, पॉलिस्टर है, बेकेलाइट है, मेलामिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन है। ये सारे किसके एग्जाम्पल, हमारे कोपोलीमर के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखते हैं किसके बेसिस पे, उनके सोर्स के बेसिस पे जिससे हमने वो ऑब्टेन किए हैं। एग्जाम्पल मतलब जो पहला टाइप होता है इसमें हमारा नेचुरल पॉलीमर, यानी कि जो हमारे नेचर में मिलते हैं, जो किसी भी हमारे प्लांट में हो सकते हैं, एनिमल में हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हैं, सेलुलोज हो गया, रबर होगी, नेचुरल रबर, हमारे प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन इनको इन जनरल लैंग्वेज में हम इनको पॉलीमर भी बोल देते हैं, क्योंकि जो इनकी रिपीटिंग यूनिट होती है वो केमिकली सिमिलर होती है और स्ट्रक्चरली डिफरेंट रहती है। फिर सेकंड टाइप आता है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का, यानी कि ये मिलते तो हमें नेचर से हैं, लेकिन उसमें हम थोड़ी बहुत केमिकल मॉडिफिकेशन करते हैं, तब जाके हम उनको यूज़ कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेलुलोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेलुलोज डाई एसीटेट, जिसका हम यूज़ किस में करते हैं, हम थ्रेड मेकिंग में करते हैं एसीटेट राइन के,
और दूसरे बाकी एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास, वल्केनाइज रबर हो गई, उसमें इसका यूज़ करते हैं, मतलब ये हम सेमी सिंथेटिक होती है। और गन कॉटन में भी मतलब जो एक्सप्लोजिव बनाने में यूज़ होती है वो क्या होती है, बेसिकली हमारी सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट ही होती है हमारी गन कॉटन। तो क्या होता है कि मिलते तो हमें नेचर से हैं, लेकिन उसको हल्का सा केमिकली मॉडिफाई करके हम उनको यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। और जो हमारी लास्ट कैटेगरी है, जिसको हमारी यूनिट का भी ये नाम है, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, वो क्या है, हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये मैन मेड पॉलीमर होते हैं जिसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं केमिकल्स के थ्रू। सारे ही एग्जाम्पल इस यूनिट में जो इतने भी हम स्टडी करेंगे सारे के सारे क्या होंगे, हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स होंगे। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, नायलॉन, पॉलिस्टर, पॉलीथीन और हमारा नायलॉन 66, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स के। तो अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन की सिंथेटिक पॉलीमर्स के। इसमें सिंथेटिक जो हमारी रिएक्शन होती है, हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, वो करने से पहले कुछ चीज़ें का हमें ध्यान रखना होता है। यानी कि पहला क्या है, उसमें जो हम मोनोमर यूज़ करते हैं पॉलीमराइजेशन में, उसकी हाईएस्ट प्योरिटी होनी चाहिए। यानी कि जितना मैक्सिमम प्योर हमें मोनोमर मिल सकता है, हमें वो यूज़ करना चाहिए। रीज़न क्या होता है कि अगर हमारा मोनोमर में इम्प्योरिटी होगी तो हो सकता है कि उसमें कोई साइड रिएक्शन हो जाए जो हमें ना चाहिए हो। उसकी वजह से क्या होगा कि हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्टॉप हो सकती है। हमारा जो डिज़ायर्ड मॉलिक्यूलर मास हमें जो चाहिए था, हमें वो ना मिले, उससे पहले ही हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन रुक जाए, या फिर कोई ऐसी अनडिज़ायरेबल रिएक्शन हो जाए जिसकी वजह से कोई डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिल जाए जो हमें नहीं चाहिए हो। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या करना होता है कि हमें जो हमारा मोनोमर होता है उसकी प्योरिटी को, मतलब मैक्सिमम प्योरिटी का मोनोमर इसमें यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और जो हमारी रिएक्शंस कंडीशन होती हैं उनको भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम रिएक्शन कंडीशंस में डिफरेंट हो जाएंगे, यानी कि टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर अलग अलग हो जाएगा, तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर मिल सकता है, जिसकी वजह से मतलब इसमें वो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ ना हो जो हमें चाहिए हों। तो इसमें हमें रिएक्शन कंडीशंस का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके बाद फिर क्या आती है, जो हमारे एक्चुअल रिएक्शंस होती हैं, जो पॉलीमर्स की सिंथेसिस होती है, वो ब्रॉडली हम दो टाइप की कैटेगरी में करते हैं। मतलब पहली होती है हमारी एडिशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक मतलब मोनोमर एक दूसरे पे ऐड होते चले जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, पॉलीमर, जिससे चेन हमारी बढ़ती चली जाएगी। सेकंड होती है हमारी कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा स्मॉल मॉलिक्यूल या तो वाटर का या फिर अमोनिया का या फिर अल्कोहल का क्या होगा, लीव करेगा, और उसमें से एक स्टेप होगा, मतलब बनेगा, उसके बाद फिर फर्दर दूसरा स्टेप होगा, यानी कि वो रिएक्शन हमारी स्टेप वाइज होती चली जाएगी, जिनको हम डिटेल्ड डिस्कशन जिनका हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।